नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आवर विज़न में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा टॉपिक मैथ का चल रहा था, तो मैथ के सब्जेक्ट में आज हमारा टॉपिक है गुणनखंडों की संख्या। तो इस टॉपिक में आपको पढ़ाया जाएगा गुणनखंडों की संख्या में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, सभी गुणनखंडों की संख्या और उनके योग, सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या तथा उनके योग के बारे में आप लोगों को डिटेल से जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों, आज का वीडियो जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों हर एग्ज़ाम में लगभग जिसमें मैथ पूछा जाता है सभी में इस पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है जिसमें मैथ पूछा जाता है। तो दोस्तों, अभी हाल ही में पेपर हुआ था, यूपी लेखपाल का हुआ था और एक पेपर हुआ था अभी फॉरेस्ट गार्ड का। इन दोनों क्वेश्चन पेपर में हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछा गया था, एक एक क्वेश्चन दोनों में। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये क्वेश्चन गलत करके आया था, तो फिर ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो आइए बहुत ध्यान से देखते हैं आज का हमारा टॉपिक गुणनखंडों की संख्या। तो हम जैसे गुणनखंडों की संख्या कैसे हम ज्ञात करते हैं, इसके बारे में हम पहले एकदम छोटे लेवल से देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इसे कैसे हम जल्दी से निकाल सकते हैं और ये बेसिक तरीका क्या है, दोनों तरीके से हम इसको निकालना सीखेंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे कोई पास एक संख्या है, हमारे पास एक 16 एक संख्या है। एक छोटा संख्या हम लेकर चलते हैं, हमारे पास एक संख्या है 16। अगर मित्रों हम 16 के सभी गुणनखंडों की बात करें कि इनकी सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या हम कहें कि इनकी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी 16 की, तो हम क्या करेंगे, इनका जब गुणनखंड निकालना होता है मित्रों, तो हम ये कहेंगे 2 8 16, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4। ठीक है, या हम इस तरीके से जैसे हम लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं इस तरीके से हम इसको हल करेंगे। या हम दूसरे तरीके से इसको ये कह सकते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 16। गुणनखंड का मतलब ये होता है मित्रों कि ये 16 जो है, 16 को कौन कौन सी ऐसी संख्या है जो इसको विभाजित कर सकती है, या कौन सी ऐसी संख्या है जिसके टेबल में 16 आता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि ऐसी सभी संख्याएं जिसके टेबल में या जिससे ये विभाजित हो जाता है वो संख्या इनके 16 के गुणनखंड होगी। जैसे कि अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि एक भी 16 से कट जाएगा, एक से 16 कट जाएगा और 2 से भी 16 कट जाएगा और 4 से कटेगा, 3 से नहीं कटने वाला 16, 4 से भी कटेगा और 5 से नहीं कटेगा, ना 6 से कटेगा, ना 7 से कटेगा, 8 से 16 कटेगा और खुद 16 से 16 कटेगा। अगर ये पूछा जाता है मित्रों 16 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, इस तरीके से दे दिया, तो हम क्या करेंगे, कैसे आंसर देंगे, हम कहेंगे 16 के जो गुणनखंड हैं 1 2 3 4 5, इनकी गुणनखंडों की संख्या क्या है मित्रों, 5 है। क्या है, 5 है 16 के गुणनखंडों की संख्या। हम यहाँ पर ऐसे ही बता सकते हैं कि 1 2 3 4 और 1 5, 16 के जो गुणनखंडों की संख्या है 5 है। अभी हम यहाँ पर इसको बहुत आसानी से बता दे रहे हैं क्योंकि ये बहुत छोटी संख्या है 16। लेकिन अगर मित्रों एग्ज़ाम में बड़ा पूछ लिया जाए, जैसे 7200 पूछ लिया जाए, 3600 पूछ लिया जाए या कोई और बड़ी संख्या दे दिया जाए, तो आप लोग इस तरीके से इसे कैसे काउंट करेंगे। और दूसरा ये है कि आप इसका योग पूछ लिया तो योग निकालना पड़ेगा, इसमें से अभाज्य पूछ लिया, विषम पूछ लिया, तो ये सब आपको अलग अलग निकालना पड़ेगा। इसलिए हमारे पास एक बेहतरीन तरीका है, मैं उसको बता रहा हूँ कि उससे कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे ये चीज़ तो समझ में आ ही गई होगी कि कैसे हम किसी संख्या का गुणनखंड हम इस तरीके से निकालते हैं और हमें गुणनखंड की जो संख्या पूछा जाता है वो क्या होती है, ये तो पता चल गया होगा 16 से। जैसे एक संख्या और हम लेते हैं, उस पर देखते हैं एक बार फिर से, छोटी सी संख्या, 16 से भी छोटी संख्या। जैसे हम ले लेते हैं कि हमारे पास एक संख्या है 8। अगर पूछ लिया जाए मित्रों कि 8 के कितने गुणनखंड होंगे, अगर गुणनखंडों की बात करता है डायरेक्टली, तो हम कहेंगे कि 8
1 से भी कट जाता है, 8 2 से भी कट जाता है, 8 4 से भी कट जाता है और 8 खुद से भी कटता है 8 से। तो यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ मित्रों कि 8 के 4 गुणनखंड हुए। कौन कौन से? 1 2 4 और 8। 8 के कितने गुणनखंड हुए? 4 गुणनखंड हुए। और अगर जैसे मित्रों ये बात मैं करता हूँ कि मान लीजिए 8 का तो 4 गुणनखंड आपको पता चला, कितना आसान है निकालना। हम कहते हैं कि 24 का बताइए, 24 के कितने गुणनखंड होंगे? तो आप कहेंगे कि सर 24 1 से भी डिवाइड होता है, 24 2 से भी होता है और 24 3 से भी होता है और 24 से 4 से भी और 6 से भी, क्योंकि 4 6 24 होता है। 6 से 7 से नहीं होगा, 8 से होगा, 9 से नहीं होगा, 10 से नहीं होगा, 11 से नहीं होगा, 12 से होगा और खुद 24 से होगा। तो अगर यहाँ पे 24 के गुणनखंडों की संख्या की बात करता हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 24 के गुणनखंडों की संख्या कितनी आई? 8 इनकी संख्या आ गई। लेकिन अगर यही क्वेश्चन एक बड़े लेवल का दे दे तो हम इस तरीके से उसको नहीं याद कर सकते, हमारे लिए बड़ा ही जो है वो हार्ड हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम चलते हैं, एक इससे थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं और उसी पर हम अप्लाई करते हैं उन सभी क्वेश्चनों को जो हमने डैशबोर्ड पर लिखा हुआ है, जो हमने लिखा हुआ है व्हाइट बोर्ड पर, जो हमने वहाँ पर लिखा हुआ है कि गुणनखंडों की संख्या, उनके योग और सम गुणनखंडों की संख्या और उनके योग, विषम गुणनखंड और उनके योग और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। आइए हम एक ही क्वेश्चन से इन सभी कंफ्यूजन को दूर कर देते हैं। चलिए, जैसे हम एक संख्या ले लेते हैं 360, एक छोटी सी संख्या ले लेते हैं 360। इसी पर हम सबसे पहले निकालना सीखेंगे 360। हमारे पास एक संख्या है 360। 360 हमारे पास एक संख्या है, सबसे पहले हम इसी से निकालना सीखेंगे, फिर इससे बड़ी एक संख्या लेंगे और उस पर सभी को निकालना सीखेंगे। 360 दे दे या 3600 दे दे या 36,000 दे दे, प्रोसेस वही रहेगा, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। बस देखते जाइए कैसे हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास सभी गुणनखंडों की संख्या क्या हम निकालेंगे। गुणनखंड की संख्या, सबसे पहला प्रोसेस हमारा ये रहेगा कि हम निकालेंगे सभी गुणनखंडों की संख्या। इसका एक तरीका ये है कि हम इस 36 का गुणनखंड डायरेक्टली इस तरीके से निकाल सकते हैं। हम कहेंगे 360 का मतलब ये हुआ कि 36 गुणे में 10, इस तरीके से निकाल देंगे। या हम ये कर सकते हैं कि 36 का अगर हम 2 टुकड़ा करें तो 12 गुणे 3, 12 3 36, ठीक है। या हम कर सकते हैं 4 3 12, 12 3 36, ठीक है। हम इस तरीके से करते हैं ना, 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 3 12, 3 36 गुणे 2 गुणे 5, इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं ना। इसको हम निकाले हैं 2 गुणे 5, डायरेक्टली इसको हम विस्तार इसका कर दिए। और यह दूसरा तरीका ये है कि हम इसको लघुत्तम समापवर्तक की तरह ही निकालें, इसका गुणनखंड करें, 2 से इसको काटें 180, 2 से इसे काटें 90, 2 से इसे काटें 45, फिर 5 से 3 से काटें 15, फिर इसे 3 से काटें 5, फिर इसे 5 से काटें 1, ठीक है। इस तरीके से यही चीज़ जो यहाँ पर हम लाए हैं वही चीज़ यहाँ पर भी हम लाए हैं। देखो यहाँ पे 2 2 बार है, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2 गुणे 3 2 बार है, सॉरी यहाँ पे 2 3 बार है, 2 इधर है और 1 इधर है, इसका मतलब 2 की पावर 3 हुआ। और 3 2 बार है तो 3 की पावर 2 हुआ, और 5 1 बार है तो 5 की पावर 1 हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं, बात वही यहाँ पर भी होती है। 2 3 बार आया है, 2 की पावर 3,
3 2 बार आया है, 3 की पावर 2 और 5 अकेला है तो 5 की पावर 1। इस तरीके से हम इस चीज़ को लिखेंगे, ठीक है। और सभी गुणनखंडों की संख्या का मतलब हम यहाँ पर अब इस चीज़ को अप्लाई करना स्टार्ट करेंगे। बस इसको बहुत ध्यान से देखिए कैसे इसको लगाया जाता है। अब इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसका फैक्टर जो है 2 की पावर 2 सॉरी 3 है, 2 की पावर 3 गुणे में 3 की पावर 2 गुणे में 5 की पावर 1। सबसे पहला हमारा काम है कि इस फैक्टर को हम निकालेंगे और फिर वहीं से सभी क्वेश्चनों को हम लगाना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। अब इसको हम हटा देते हैं। ये तो हमारा तरीका था कि हम इस फैक्टर को हम कैसे निकाल सकते हैं, ये तरीका था बताने का। अब यहाँ पे जब पूछा जाता है कि सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो, तो एक प्रोसेस हमने इसके पहले बताया कि कैसे निकाला जाता है, और दूसरा तरीका अब आप लोग देखिए ध्यान से कि कैसे निकाला जाता है इसको। इसका दूसरा तरीका है मित्रों कि जब सभी गुणनखंडों की बात करता है तो जैसे जो आधार हैं बस उसको ध्यान से देखना है और उसकी घातों को, उसकी पावरों को बड़े ध्यान से हमें देखना है। जैसे हमने कहा 2 की पावर 3 है, तो जब सभी गुणनखंडों की संख्या की बात करता है तो 2 की पावर 3 है तो हम क्या करेंगे कि 3 में 1 प्लस करके यहाँ पे लिखेंगे 4। क्या लिखेंगे? 4 लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे क्या दोस्तों? 4 लिखेंगे। 3 की पावर 2 की पावर 3 है, उसमें 1 प्लस कर देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे 4। अब अगला देखते हैं, 3 की पावर 2 है तो 2 में हम 1 बढ़ा देंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3। अब 5 की पावर 1 है तो 1 में और 1 प्लस कर देंगे, जैसे सभी में किए हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब जब इसका कैलकुलेशन करते हैं, 4 3 12 दूनी 24। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो 24 निकल के आया है हमारा, वो क्या है? सभी गुणनखंडों की संख्या, या हम डायरेक्टली ये कह सकते हैं कि गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। क्या है? 24 निकल के आया। हम क्या किए हैं? हम बस इतना ही किए हैं कि 2 की पावर 3 थी तो इस 3 को हम 4 कर दिए, 1 बढ़ा दिए। अब यहाँ पे 3 की पावर 2 थी तो 2 में 1 बढ़ा के यहाँ पे 3 कर दिया ऊपर घात में। 5 की पावर 1 थी तो पावर 1 में 1 प्लस कर दिया, 2 हो गया, 24 आ गया, ठीक है। यही चीज़ हमारे यहाँ पे निकल के आया। या हम इस तरीके से बताते हैं, जैसे हम उसमें 8 में निकाले थे, हमारे पास क्या निकल के आया था? 8 की संख्या 4 निकल के आई थी ना सभी गुणनखंडों की, जब हमने पहले लगाया था तो 4 निकल के आया था वहाँ पे। तो अगर इस तरीके से हम देखते हैं कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर कितना था? 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 3 ना, 2 की पावर 3 ही होगा अगर इसका गुणनखंड हम निकालते हैं इस तरीके से। तो 8 को अगर 2 से डिवाइड करते हैं 4, 2 से फिर 2, फिर 2 से कटेगा 1, तो 2 की पावर 3 आई। तो यही पावर में अगर हम 3 में 1 प्लस कर देते तो 4, हमारा वही आ जाता जो हम उस तरीके से निकाले थे। चाहे 24 का हो, चाहे 36 का हो, चाहे 3600 का हो या 360 का हो, प्रोसेस सेम वही रहेगा। तो हमारी संख्या कितनी आई? 24 आई। किसकी संख्या आई है? सभी गुणनखंडों की संख्या आई है, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, इसके बाद वाला प्रोसेस देखते हैं कि अब हमें क्या निकालना है। अब हमें निकालना है कि सभी गुणनखंडों की संख्या तो हमने निकाला 24। अब हमें निकालना है कि गुणनखंडों का योग क्या होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही पूछा गया था लेखपाल में कि गुणनखंडों का योग पूछा गया था उस टाइम। और ये चीज़ क्या है कि यहाँ तक तो निकाल लेंगे हम, बड़ा आसान है, ये चीज़ बहुत आसान है, हम इसको सीख चुके हैं। अब योग कैसे निकाला जाता है इसको ध्यान से देखिए। गुणनखंडों का योग। अब देखिए कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं है, बस ध्यान से देखना है। हमें हमेशा इसी को लेकर चलना है, इसी से हम सभी को निकाल लेंगे, चाहे सम का हो, चाहे अभाज्य का हो, चाहे विषम का हो, चाहे सभी गुणनखंड हो, कोई दिक्कत नहीं, इसी से हम सब कुछ निकालेंगे। यहाँ पर दिया है 2 की पावर 3, तो हम इसको कैसे तोड़ते हैं बस इसको ध्यान से आप लोग देखिए। 2 की पावर 3 है तो हम इसको स्टार्ट करेंगे 2 की पावर 0 से, प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2
जब तक वो वाली पावर नहीं आ जाती, 2 की पावर 3। ठीक है, अब प्लस करेंगे, सॉरी गुणा करेंगे, आगे गुणा है ना। अब 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब ये हुआ 3 की पावर 0 गुणे प्लस 3 की पावर 1 और प्लस 3 की पावर 2। अब आगे भी देख रहे हैं कि गुणा है, हम यहाँ पर गुणा करते हैं इसको। 5 की पावर 0 लेंगे प्लस 5 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, अब इसको फिर से एक बार ध्यान से देखिए आप लोग। 2 की पावर 3 है तो हम उसको एकदम 0 से उठाएंगे और 3 तक चलेंगे। तो सबसे पहले 2 की पावर हमने 0 लिया, फिर 2 की पावर 1 लिया, फिर 2 की पावर 2 और लास्ट में 2 की पावर 3, यहाँ तक हम आ गए गुणा। अब आगे 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब हमें 3 की पावर 0 से इसको भी उठाना पड़ेगा, 3 की पावर 1 और लास्ट पावर क्या है 3 की पावर 2। ऐसे क्रमागत चलना है इसको लेकर। ठीक है, अब पीछे है 5 की पावर 1 तो हमें 5 की पावर 1 ही तक जाना है 5 की पावर 0 से। तो 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1 हमने कर दिया। अब यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कोई संख्या हो 2 की पावर 0 हो या x की पावर 0 हो या a की पावर 0 हो या 99 की पावर 0 हो, कहने का तात्पर्य ये है मित्रों कि किसी भी संख्या का पावर 0 हो तो उसका मान हमेशा क्या निकल के आता है 1। उसका मान हमेशा क्या निकल के आएगा 1। ठीक है, ये मैटर नहीं करता कि उसका बेस क्या है, उसका आधार क्या है, ये कोई मैटर नहीं करता। बस हमें पावर देखनी है। 0 है तो उसका मान हमेशा 1 ही आएगा। अगर 2 की पावर 1 है तो उसका मान 2 होगा, 3 की पावर 1 है तो उसका मान 3 होगा, 4 की पावर 1 है तो उसका मान 4 होगा। लेकिन अगर किसी भी संख्या का पावर 0 है तो उस संख्या का मान डायरेक्टली क्या होगा 1 हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान में रखना, ये मत समझना कि 2 की पावर 0 है तो 0 हो जाएगा, तो ये मत समझना। अब इसी को हम आगे सॉल्व करते हैं, बहुत आसान है। 2 की पावर 0 है तो इसका मतलब हुआ 1 प्लस 2 की पावर 1 है इसका मतलब हुआ 2। 2 की पावर 2 है तो मतलब 2 दूनी 4, 2 टाइम गुणा हुआ है 2 का 4। 2 की पावर 3 है तो इसका मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8। ये हो गया एक कोष्टक में गुणा में। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 की पावर 0 है तो इसका मतलब 1 हुआ, प्लस 3 की पावर 1 है तो 3 हुआ, प्लस 3 की पावर 2 है 3 तिया 9 हुआ। अब इधर गुणे 5 की पावर 0 है तो 1 हुआ और 5 की पावर 1 है तो 5 हुआ। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, 8 2 10 5 15 हुआ। ठीक, या ऐसे ही गुणा कर लें या कोष्टक में कर लो, कोई दिक्कत नहीं। और 9 1 10 3 13 हुआ। ठीक, गुणे में 5 1 6 हुआ। अब इसी को हमें गुणा करना है आपस में, जो भी आएगा वो हमारा क्या होगा, इनका योग होगा, सभी गुणनखंडों का योग होगा। अब इसको गुणा करके देखते हैं कि क्या आता है, कितनी संख्या आती है हमारी। अगर 15 से 13 में गुणा करें, 15 तिया 45 का 5 और 15 के, या हम डायरेक्टली उसमें कर देते 15 छक्का 90 और 9 त्रिक 27 और 9 1 के 9 2 11। ठीक है, 1170 या 1170 आया है। 15 छक्का 90 और 13 नौया 170, एक जीरो बढ़ जाएगा, आपका आएगा 1170। ये क्या होगा, आंसर निकल के आया मित्रों गुणनखंडों का योग, सभी गुणनखंडों का योग क्या आया निकल के 1170। ये कैसे निकाला जाता है ये यहाँ पे आप लोगों को बता दिया गया है। अगर ना समझ में आया होगा तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम आगे चलते हैं, ये देखते हैं कि सम गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे अब बारी है सम गुणनखंडों की संख्या के बारे में। इसके पहले हमने जो पढ़ा है सभी गुणनखंडों की संख्या, अब है सम गुणनखंडों की संख्या। तो प्रोसेस वही रहेगा, बस इसी को हमें देखना है, बेस हमारा यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। यहाँ पे पावर 3 ही था।
ठीक है, बेस हमारा यही रहेगा। इसी को हम पहले निकालेंगे, इसका फैक्टर निकाल के ही हम शुरू करेंगे कोई भी क्वेश्चन लगाना इस टाइप का। तो हमने देखा 2 की पावर 3 है, समगुणनखंडों की संख्या जब हमें निकालनी होगी तो यहाँ पर 2 की पावर 3 है, तो समगुणनखंडों की संख्या में हमें डायरेक्टली इसमें कुछ नहीं बढ़ाना है, किसमें कुछ नहीं बढ़ाना है, ये चीज़ मैं पहले ध्यान से सुनना। जिसका भी आधार, जिस पावर वाले का आधार सम हो, ठीक है, जिसका आधार सम संख्या हो उसके पावर में हमें कोई चेंजिंग नहीं करनी है, कोई बढ़ोतरी या घटोतरी नहीं करनी है, हमें उसकी पावर सेम ऐसे ही लिखना है। जैसे 2 एक सम संख्या है तो हम डायरेक्टली इसे कैसे लिखेंगे, 3 लिखेंगे। अब आगे क्या है, विषम संख्या आ रही है तो हमें समगुणनखंडों की संख्या निकालनी है, तो इसमें पावर 2 है तो 1 इसमें हम बढ़ाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3। अब आगे देख रहे हैं 5 भी एक विषम संख्या जिसकी पावर 1 है, उसमें भी बढ़ा देंगे, 1 में बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 2। अब यहाँ पे क्या करना है, फिर से एक बार समझिए, जब हमें निकालना है समगुणनखंडों की संख्या तो उस टाइम जिसका आधार सम संख्या होगा उसके पावर में हम कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, चाहे 1 हो पावर, चाहे 2 हो, चाहे 1000 हो, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे। लेकिन विषम संख्या वाली की जो पावर है वो पहले वाली के ही तरह इसको भी चेंज करेंगे हम। जैसे कैसे क्या करेंगे, तो अगर पावर 2 है तो 3 कर देंगे, 3 है तो 4 कर देंगे। वही चीज़ हम यहाँ पे किए हैं, 3 तिया 9 दूनी 18। क्या है मित्रों, 18 आया। समगुणनखंडों की संख्या अगर पूछा जाता है किसका, 360 का, तो क्या आएगा, 18 आएगा। अब बात करते हैं समगुणनखंडों की योग के बारे में। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। वहाँ पे हमने क्या किया था, वहाँ पे हमने 0 से स्टार्ट किया था। यहाँ पे बस हमें क्या करना है, जो सम संख्या वाले हैं, जो सम संख्या वाले आधार हैं जिनके, उनको हमें क्या करना है, बस ध्यान से देखिएगा, सब समझ में आ जाएगा। अब जैसे यहाँ पे 2 की पावर 3 है तो उस वाले में हमने क्या किया था, उस वाले में हमने किया था कि 2 की पावर 0 से हमने उसको स्टार्ट किया था। लेकिन यहाँ पे हमें 0 से नहीं स्टार्ट करना है, जो सम संख्या हैं उनको हमें उसकी पावर 1 से स्टार्ट करना है। प्लस क्या है इधर, 2 की पावर 3 तक है ना, तो 2 की पावर 2 और प्लस 2 की पावर 3, बस कुछ भी अंतर नहीं है। बस जब सभी की बात कर रहा था तो उसमें एक स्टेप और एक्स्ट्रा हम थे, क्या थे उसमें, 2 की पावर 0 था। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, गुणा 3 की पावर 2 है। अब इसका आधार देखिए दोस्तों विषम है, इसलिए इसको हम ऐसे ही लगाएंगे जैसे पहले वाले में हमने किया था। 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2, 2 ही है लास्ट इसका पावर। अब आगे चलेंगे, 5 की पावर 0 क्योंकि 5 भी एक विषम है, और प्लस 5 की पावर 1। इसी को सॉल्व करना है। 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, गुणा 3 की पावर 0 है तो 1, 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर है 2 है तो 9, गुणा 5 की पावर 0 है तो 1 और 5 की पावर 1 है तो 5। अब यहाँ पे 8 2 10 4 14 गुणे 9 1 10 3 13 गुणे 5 1 6। अब ये निकल के आया हमारा। अब इसी का हमें गुणा कर लेना है आपस में, जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा इसका। यहाँ पे अगर हम गुणा करते हैं तो हमारा क्या आता है दोस्तों, गुणा करके जल्दी से देखिए, 84 गुणे 13 12 और 25 4 8 2 9 10, मतलब 1092। क्या आया, 1092 आया। क्या, समगुणनखंडों का योग, समगुणनखंडों का जो योग आया है इसमें 1092 आया है। ये कैसे लगा है, इसको बहुत ध्यान से देखिएगा।
ना समझ में आएगा तो वीडियो एक बार और रिपीट करके देखिएगा, बहुत बढ़िया से समझ में आ जाएगा। कुछ भी डिफरेंस नहीं है पहले वाले और इसमें, थोड़ा सा बस डिफरेंस है कि जो सम आधार वाली, जब हमें सम गुणनखंडों की संख्या निकालना होता है तो हम जो सम आधार वाले का घात है हमें वैसे ही डायरेक्ट लिखना पड़ता है, और विषम आधार वाले में की घातों में एक बढ़ा देना है। और जब योग की बात करता है तो सम आधार वाले का पावर हम 0 नहीं लेते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और विषम आधार वाले का सेम वही पहले वाली प्रोसेस है, उसका जो पावर है हम 0 से स्टार्ट करते हैं, जो इसमें दिया गया है। अब हम चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या और उनके योग की तरफ, उनको देखते हैं कि उनको कैसे निकाला जाता है। तो देखते हैं यहाँ पे विषम गुणनखंडों की संख्या और विषम गुणनखंडों का योग क्या होगा, ठीक है। अब इसको देखते हैं, इसे कैसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें इसमें क्या करना है, वही सेम प्रोसेस। सबसे पहले इसका फैक्टर निकालना है 360 का पूछा गया है अभी क्वेश्चन में, तो 360 का फैक्टर हमें बनाना है इस तरीके से, वो हमने बताया आगे। तो अब विषम गुणनखंडों की जब हमें संख्या निकालना होता है तो हम क्या करते हैं कि जो सम आधार वाले, देखिए सभी गुणनखंडों की जब बात करता था, पहले बात किया था, तो उसमें हम चाहे सम आधार वाला पावर वाली कोई संख्या रही हो, चाहे विषम आधार वाली संख्या रही हो, चाहे भाज्य संख्या, चाहे भाज्य संख्या, कुछ भी आधार वाली संख्या रही हो, तो हमने सभी के पावर में 1 प्लस किया। और जब सम की बारी आई तो हमने जो सम आधार वाली जो संख्या थी उसके पावर में हमने कोई परिवर्तन नहीं किया, डायरेक्टली सम आधार वाले की पावर एग्जैक्ट वैसे लिखा, और विषम आधार वाले में एक पावर में 1 हमने प्लस किया। लेकिन जब विषम वाली बात करता है तो हम उस टाइम क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, जब विषम की बात करता है तो हम सम वाले को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं, इसको हटा देते हैं, उससे हम गणना में लेते ही नहीं, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं, जैसे 2 की देखिए 2 है हमारी एक सम संख्या, ठीक है, तो हम इसको लेंगे ही नहीं, इसका पावर सहित हम कुछ नहीं लेंगे, इसको हम हटा देंगे। या आप 1 ले सकते हो या आप इसको हटा ही देते हो, क्योंकि 1 का कोई वैल्यू नहीं निकलेगा गुणा करने पर। तो हम इसको पूरी तरीके से हटा देते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ लेते हैं विषम वाले को। विषम की पावर 2 है, 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे 2 में 1 बढ़ाएंगे 3 लिखेंगे, और 5 की पावर 1 है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे। अब हमारा इसका आएगा गुणनफल 3 दूनी 6। ये हमारी हुई विषम गुणनखंडों की संख्या। इसके पहले आपने अगर देखा होगा तो इसके पहले जो सम गुणनखंडों की संख्या थी उसमें आया था 18, ठीक है, और इसके पहले जो सभी गुणनखंडों की संख्या आई थी वो आई थी 24, यही ना आई थी मित्रों। अगर आप ये सोचिए कि सभी गुणनखंडों की संख्या अगर 24 है, क्योंकि हमारे नंबर्स में जो हमारे कोई भी नंबर होते हों, ठीक है, उनमें जो होता है एक सम होता है। अगर हम उसे, या हम कह सकते हैं एक प्राकृतिक नंबर में या नेचुरल नंबर की बात अगर मैं करता हूँ, तो जितने भी नंबर होते हैं उसमें से या तो सम होगा या तो विषम होगा। सभी नंबरों को अगर काउंटिंग करें तो सम और विषम नंबर के ही अंतर्गत सारी प्राकृतिक नंबर आ जाती हैं। तो अगर सभी इसका गुणनखंडों का अगर संख्या 24 था तो उसमें से 18 सम था, तो जाहिर सी बात है 6 विषम होगा, क्योंकि 6 ही तो बचेगा ना 24 में, अगर 18 निकल जाएगा। तो इस तरीके से भी आप एक समझ से निकाल सकते हैं, या इस तरीके से अगर पूछा जाता है डायरेक्टली विषम गुणनखंडों की संख्या, तो इस तरीके से हम डायरेक्ट उसको निकालेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखें कि सम आधार वाली जो घात हैं उसको हम निगलेक्ट कर देंगे, हटा देंगे, उसको इस क्वेश्चन में नहीं लेंगे, इसको हम पूरी तरीके से हटा देंगे। बाकी के जितने विषम आएंगे सबके पावर में 1 प्लस करके हम यहाँ पे उनका गुणा करेंगे। आया है हमारा 6। क्या आया है? विषम गुणनखंडों की संख्या 6 आया है, किसका? 360 का। अब विषम गुणनखंडों की योग के बारे में अगर बात करें तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, इसे बहुत आसानी से लगाया जाएगा। बस ध्यान से देखिए, इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जैसे हमने सम वाले आधार वाले को इसमें से निकाल दिया, तो उसके योग में से भी इसको निकाल देंगे, कुछ नहीं लेंगे इसमें से, हम डायरेक्टली इधर चलेंगे और इसको 0 से लिखना स्टार्ट करेंगे।
जिससे 3 की पावर पहले 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2। अब हम इसको तो हटा दिए क्योंकि ये सम है विषम से हमें इसमें लेना ही नहीं है, इसको हटा देना है, ठीक है। गुणे में 5 की पावर 0 क्योंकि 5 भी एक विषम संख्या है प्लस 5 की पावर 1। अब यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करेंगे, 3 की पावर 0 है तो 1 आएगी और 3 की पावर 1 है तो 3, 3 की पावर 2 है 3 3 9 आएगा। गुणे में 5 की पावर 0 है तो 1 आएगा और 5 की पावर 1 है तो 5 आएगा। और आगे बढ़ते हैं तो 9 1 10 3 13 इधर हुआ, गुणे में 5 1 6। और अगर इन दोनों का गुणा करें तो कितना आएगा मित्रों? 78, ठीक है। अब यहाँ पे विषम गुणनखंडों की योग की बात करें तो क्या आया? 78 आया है विषम गुणनखंडों का योग, ठीक है। कितना आया है? 78 विषम गुणनखंडों का योग आया है। तो ये तो हमने सीखा कि सम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों की संख्या और गुणनखंड, सभी गुणनखंडों की संख्या और उनके सभी क्वेश्चनों का योग कैसे निकाला जाता है, ये हमने इस वीडियो में सीखा। और एक क्वेश्चन और आपका यहाँ से बनता है कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं लास्ट में। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अब यहाँ पे देखिए कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकाला जाता है। बड़ा आसान है, कुछ भी इसमें नहीं है, उनसे सरल है। जो भी हमने सीखा उससे बहुत ज़्यादा सरल है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अगर पूछेगा तो सबसे पहले हमारा पहला प्रोसेस वही रहेगा कि हम इसका फैक्टर निकालेंगे और उसके संख्याओं पर घात चढ़ाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कि मान लीजिए, मैं पहले एक आपको बताता हूँ उदाहरण पर। जैसे दो क्वेश्चन में आपसे दे दिया 2 की पावर 2 गुणे 4 की पावर 2, ठीक है। और यहाँ पे दे दिया आपको 5 की पावर 2। अब पूछ लिया आपसे कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम सीखते हैं, उसके बाद इसको सीखेंगे। ध्यान से देखिए, कह दिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हुई, किसके? 360 के। यह एग्जाम में इस तरीके से दे दिया डायरेक्ट आपको। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सबसे पहले हमें ये ध्यान देना है कि जब बात अभाज्य गुणनखंडों की संख्याओं की करता है, मतलब अभाज्य, वो जो हमारा बेस होना चाहिए, जो हमारी आधार होनी चाहिए, वो हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि वो हमेशा अभाज्य संख्या ही हो, ठीक है। जैसे हमें पता है 2 भी एक अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य है। तो बस उनको हमें जोड़ लेना है। क्या करना है? जैसे 2 हमें पता है कि पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 कितनी बार आया है? 3 बार आया होगा, तभी तो हम 2 की पावर 3 किए हैं ना। 3 2 बार आया था, तभी तो हम 3 की पावर 2 किए थे ना। 5 1 बार आया, तभी 5 की पावर हमने 1 किया है। तो उनकी संख्या कितनी हो गई? 3 2 5 1 6। कितनी? 3 2 5 1 6। इनके पावर में कोई चेंज नहीं करना है और उन्हें जोड़कर उनका योग निकाल लेना है। अब वही आएगा इन गुणनखंडों की संख्या। कितने? अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, ठीक है। कुछ नहीं एक्स्ट्रा करना है, क्योंकि हमें पता है 2 भी एक अभाज्य संख्या है, वो 3 बार आया है। 3 भी एक अभाज्य संख्या जो 3 बार आया है, मतलब 3 बार 2 आया है और 2 बार 3 आया, तो 5 बार हो गए अभाज्य। और 1 बार 5 आया है, वो भी अभाज्य है, तो मतलब 6 बार हो गए ना। तो ये बहुत आसान है। कितना होगा? 6 होगा आंसर इसका। और कभी कभी इस तरीके से क्वेश्चन देता है कंफ्यूज करने के लिए, तो उस टाइम हम क्या करेंगे? हमारा पहला फोकस रहेगा कि हम आधार को देखेंगे, क्या सभी आधार अभाज्य हैं कि नहीं हैं, ये ध्यान देंगे। तो हम देखते हैं कि चलिए 2 की पावर 2, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है, हो गया। अब इधर जैसे ही हम आगे बढ़े तो हम कह रहे हैं कि ये तो 4 अभाज्य संख्या है ही नहीं। 4 हमारे पास क्या है? ये सम संख्या है। इसलिए हम क्या करेंगे? 4 को सबसे पहले हम ऐसे तोड़ेंगे कि अभाज्य हो जाए, ठीक है। अभाज्य हम इसे करेंगे तो हम क्या करें? 4 को 2 2 गुणे, इस तरीके से हम कर सकते हैं। 2 गुणे 2 मतलब 2 गुणे 2 की होल स्क्वायर पूरा हो जाएगा वही। देखिए एक चीज़ ये समझ लीजिए, जैसे ए गुणे ए है, ठीक है, इसकी पावर स्क्वायर 2 है, ठीक है। हमें पता है कि समान आधार वाले जो संख्या होती है उसके पावर को हम जोड़ लेते हैं।
हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर गुणे में ए स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं, यही ना। इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। हम चाहे इस तरीके से लिखें चाहे इस तरीके से लिखें, दोनों की वैल्यू एक है। और हम इसमें क्या करते हैं, जब आधार समान होता है तो घातों को हम क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, ए की पावर 4, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर किए हैं दोस्तों, कि जैसे 4 है हमारे पास, 4 का स्क्वायर किया गया है, तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, मतलब 2 गुणे 2, जिसकी पावर क्या है, 2 है। और गुणे में इधर हम क्या करेंगे, 5 की पावर 2, क्योंकि 5 एक अभाज्य संख्या है ही। तो हम आगे चलते हैं, तो 2 की पावर 2 और गुणे 2 की पावर 2 गुणे 2 की पावर 2, इसे भी हम तोड़ेंगे ना, और गुणे 5 की पावर 1। अब यहाँ जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं इन तीनों का आधार समान है, तो इस टाइम में घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर 1 2 3, मतलब 2 दूनी 2 2 4 2 6, गुणे में 5 की पावर 1। अब यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं इसको, तो अब इधर 2 एक अभाज्य संख्या जो 6 टाइम में आया है, मतलब 6 बार, और 5 एक अभाज्य संख्या जो 1 बार आया है। तो 6 और प्लस 1 को जोड़ लेंगे, इसका मतलब 7 इनकी संख्या हो जाएगी। ठीक है, ये तरीका है भाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका मित्रों। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों, तो आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में आप लोगों से।